हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह तंत्र। अरे कहा ये रहा, क्या बच्चों अपवाह तंत्र, इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये बच्चों अगर कोई इस वीडियो को 9th क्लास का बच्चा भी देख रहा है उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलो बच्चों, वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक यही समझा देता हूं कि पहले बात करते हैं आखिर अपवाह का मतलब क्या होता है। भैया अपवाह का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे कोई नदी होती है, जैसे मैंने इसका नाम लिया ये गंगा नदी है। तो जब गंगा नदी है तो एक इतनी लंबी जो नदी है सारी जगह तो नहीं जाएगी। इसकी एक भाग यहां हो सकता है कोई चट्टान आ जाए जिसके कारण ये इधर चली जाए, ये नदी यहां, ये नदी यहां, ये नदी यहां। इस प्रकार से नदियों का क्या बन जाता है बच्चों? जाल बन जाता है। और इसी जाल को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। और हमारे, ठीक है ना, तो इन्हीं अपवाह तंत्रों के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखो हमारे भारत में क्या है, दो सबसे बड़े अपवाह तंत्र हैं, एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इन दोनों के बारे में हम डीप डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, कैसे ये वर्क करता है। चलो, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में, मैंने आपको यहां देखो बच्चों, किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना और स्थलाकृति की ढाल, बहते हुए जल की मात्रा और बहाव की अवधि को क्या करता है बच्चों? प्रभावित करता है। यानी देखो, जैसे क्या होता है समय अवधि, यानी किस क्षेत्र में वो नदी कितने दूर तक जा रही है, कितने समय से वो नदी विद्यमान है। चट्टानों की प्रकृति, चट्टाने ज्यादा कठोर हैं कि चट्टाने ज्यादा मुलायम है। अब सपोज करो ये नदी है, यहां से जा रही है, ठीक है, तो यहां से जाने के बाद क्या कही, यहां कोई चट्टान आ गई तो ये नदी यूं चली गई, फिर यहां जा रही है, फिर यूं चली गई, है ना। तो यहां हो सकता है मुलायम चट्टानों को तो काट देती है लेकिन कठोर चट्टानों को काट नहीं पाती है। तो चट्टानों की प्रकृति, समय अवधि और उसकी संरचना, वहां की स्थलाकृति और बहते हुए जल की मात्रा, ये सारी चीजें क्या करती हैं, यानी अपवाह तंत्र को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं। या हम कह सकते हैं, साधारण शब्दों में कहते हैं, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। जैसे क्या है बोलो? निश्चित वाहिकाओं। वाहिकाओं का मतलब क्या होता है? ये जब नदी वाहिकाएं, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये सारी चीजें क्या होती है? वाहिकाएं होती हैं। तो ये जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, जो इन वाहिकाओं के माध्यम से जो पानी का, जो जल का प्रवाह होता है, इसे क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अपवाह, देखो वाहिकाओं अर्थात जो नदियां हैं। अब ये नदियां क्या होती हैं? नदियां नाले या अन्य जल के निकास तंत्र से, जिनसे वर्षा के जल बहते हुए किसी बड़ी झील या तालाब या सागर में चला जाता है। अब जैसे देखो, ये पहाड़ों से ये जल क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ आ रहा है और आते आते दिख रहा होगा आपको, पहाड़ों से आते हुए ये एक जगह चला जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ देखो कई भागों में बढ़ जा रहा है और जाके कहां चले जा रहा है? समुद्र में ये चला जा रहा है, ठीक है। तो यही देखो, और यहाँ क्या होती है बच्चों? वर्षा। क्या हो रही है बच्चों? वर्षा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इधर अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। और ये सारा का सारा जल कहां चला जाता है? अंत में सागर में क्या होता है बच्चों? चला जाता है। जो नदियों का जो जल होता है वो सागर में चला जाता है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, आप लोगों को इस चित्र में दिख रहा होगा कि ये नदी है, एक इधर से जा रही है, ठीक है। ये चट्टाने आ गई, यहाँ आ गया और यहाँ, तो इस टाइप से देखो, यहाँ बीच बीच में चट्टाने, या आपको दिख रहा होगा भूमि दिख रही होगी बीच बीच में, और आसपास से पानी। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों डेल्टा। क्या कहते हैं बच्चों? डेल्टा। और मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है बच्चों। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। इन वाहिकाओं के जल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो वाहिकाएं हैं ना इधर से, इन्हीं वाहिकाओं के जल को हम क्या कहते हैं? यानी अपवाह तंत्र कहा जाता है।
अब बात करते हैं कि आखिरी जो अपवाह तंत्र होता है, यानी जो पानी जो जल होता है, ये नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो प्रवाहित होने के दौरान किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो बच्चों ये अपवाह तंत्र के क्या होते हैं, अलग अलग प्रतिरूप होते हैं। और अगर बात की जाए मुख्यतः अपवाह तंत्र के 4 प्रतिरूप होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 4 प्रतिरूप होते हैं अपवाह तंत्र के। अब बोलोगे अपवाह तंत्र का प्रतिरूप क्या है भैया, तो देखो बच्चों जब नदी चल रही है तो स्ट्रेट तो ऐसे जैसे तुम लोग चलते हो बिल्कुल स्ट्रेट, लो ऐसे तो कोई आगे बढ़ता नहीं है। नदी क्या होती है, नदी है, नदी को जहां से रास्ता मिलेगा वो जाएगी। यहां से रास्ता मिला, इस थोड़ा सा पानी यहां से मिला यहां जाएगा, थोड़ा रास्ता यहां मिला यहां जाएगा, यहां मिलेगा यहां जाएगा, और इस तरीके से क्या बनाएगा वो अलग। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति के आधार पर इसको क्या किया था, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चलो इसकी आकृति भी देख लेते हैं कि आखिर आकृति है कितने प्रकार की इसकी। चलो तो देखो बच्चों, पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप। दिख रहा है आप लोगों को वृक्षाकार प्रतिरूप। जैसे ये नदी है, मुख्य नदी जा रही है, ठीक है, और यहां से एक यहां निकल गया, यहां निकल गया, ये रहा इस टाइप से। यानी जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं जैसा दिखाई देता है, किसकी तरह दिखाई देता है बच्चों, पेड़ की शाखाओं के मतलब तरह दिखाई देता है, तो इसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृक्षाकार। ये पेड़ों की छाल दिख रही है आपको, ये देखो किस तरीके से जा रही है, ठीक है, यहां से थोड़ा पानी यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा आ जाओ, दूसरा आता है अर्य प्रतिरूप। भैया अब अर्य प्रतिरूप क्या होता है, जब ये एक मुख्य नदी है, ठीक है, सपोज करो यहां से कोई नदी यहां से आ रही है, जैसे यहां से कोई नदी आ रही है, आने के बाद यहां चली गई, फिर क्या हो गया, एक नदी यहां चली गई, यहां चली गई, यहां, इस तरीके से क्या होता है ये नदी जाती है। तो ये कौन सा अर्य प्रतिरूप बनाती है, यानी जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में क्या होती हैं, बहने लग जाती हैं, तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं बच्चों, अर्य प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्य प्रतिरूप। इसका अमरकटक श्रृंखला सबसे अच्छा उदाहरण है। अमरकटक जो श्रृंखला है ना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो किसे कहते हैं बच्चों, अर्य प्रतिरूप किसे कहते हैं, जब नदियां पहाड़ों से हुई आते हुए, जब कोई नदी पहाड़ से होते हुए आती है और जब कई दिशाओं में ये बढ़ जाती है, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, अर्य प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अर्य प्रतिरूप कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, अमरकटक। कौन सा बच्चों, अमरकटक की जो पर्वत श्रृंखलाओं में इस प्रकार के प्रतिरूप दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बच्चों जालीनुमा प्रतिरूप। किसका है बच्चों, जाला। देखो जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, तो उसे क्या कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। क्या बोल रखा है, ठीक है बच्चों। देखो जब मुख्य नदी, ये देखो ये एक मुख्य नदी है, ठीक है, तो जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है, भाई मुख्य नदी ये रही और एक नदी इसी से, इसकी सहायक नदी यहां चली गई और एक नदी यहां, इस तरीके से यहां एक नदी चली गई, यहां चली गई, ठीक है, समानांतर बहती हो। क्या बहती हो बच्चों, समानांतर, या उनसे समकोण पर मिलती हो। किससे मिलती हो बच्चों, समकोण। समकोण का जहां 90 डिग्री है, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समकोण। जहां समकोण पर मिलती हो, तो इस प्रकार की आकृति को हम जालीनुमा आकृति कहते हैं। ये इसका क्या है बच्चों, उदाहरण है। तीसरा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अब अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का मतलब क्या है, दिख रहा है आपको, यानी जब सभी दिशाओं से जब नदियां क्या करती है, बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं, तो ऐसे अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। भैया ये कोई, देखो बच्चों ये कोई क्या है, झील है, गंगा नदी यहां से आ रही है, जमुना नदी यहां से आ रही है, ठीक है ना, फिर यहां से एक नदी आ रही है, यहां से एक नदी आ रही है। ये नदियां अपना सारा का सारा जो जल है वो जब इस झील में, किसमें बच्चों, इस झील में क्या करती हैं, विसर्जित कर देती हैं, तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। क्या बोला बच्चों, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर आती हैं और अपना जल किसी झील या किसी गर्त यानी गड्ढे में जमा कर देती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बच्चों 4 प्रकार के प्रतिरूप बनते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो बच्चों हिमालय अपवाह तंत्र।
अब हिमालय अपवाह तंत्र से बताने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दो बच्चों, भारत में दो अपवाह तंत्र है, एक है हिमालय अपवाह तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अगर बात की जाए तो जैसे कि यही मैं आपको रफली एक मैप बना के दिखा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये मैप है। अब देखो बच्चों, यहां से जो नदियां निकलेंगी, आपको दिख रहा है ये पूरा रेंज कहां तक जाता है, ये हिमालय है। क्या है बच्चों, हिमालय। तो यहां से जो नदियां निकलती हैं इसे कहते हैं हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र इसे कहते हैं बच्चों हिमालय अपवाह तंत्र। और जो नदियां प्रायद्वीप से निकलती है, अरे यहां से निकलती हैं, तो जो नदियां यहां से निकलती है या इस तरफ की ओर जाती हैं, इन नदियों को क्या कहते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र। तो इसे कहते हैं अपवाह, यानी इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और इसे कहते हैं हिमालय अपवाह तंत्र। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि आखिर इसमें अंतर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की। तो बच्चों हिमालय अपवाह तंत्र, पहला हिमालय अपवाह तंत्र क्या है, काफी लंबे दौर से विकसित हुआ है, काफी लंबे समय बाद क्या हुआ, ये विकसित हुआ है, बहुत लंबे समय बाद ये डेवलप हुआ ये अपवाह तंत्र। इसके साथ साथ यहाँ की यानी हिमालय की प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये हिमालय की क्या है बच्चों, प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, यहाँ की नदियां क्या होती है, बारहमासी होती है। हिमालय जो अपवाह तंत्र में बहने वाली जो नदियां होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, बारहमासी होती है। क्यों बारहमासी होती है, क्योंकि होता क्या है, पहला तो पहाड़ों से जो बर्फ जमी हुई है तो वो बर्फ का पानी यानी हिमानियों द्वारा क्या होता है, इनको पानी मिलता है। दूसरा बारिश के द्वारा भी क्या होता है, इन्हें पानी मिलता है। तो इसीलिए क्या होते हैं, ये नदियां काफी लंबी होती हैं और ये बारहमासी होती है, यानी इन नदियों में जल जो होता है वो वर्ष के 12-12 महीने रहा करता है। और ये नदियां यानी हिमालय नदियां क्या होती हैं, वी आकार की क्या बनाती है, घाटियां बनाती हैं। और ये नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदानों में बहते हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हिमालय जो अपवाह तंत्र है क्या है बच्चों, हिमालय नदियां जो है ज्यादातर ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये उत्तर भारत को क्या करती है, काफी ज्यादा उपजाऊ कर देती हैं, क्योंकि ये अपने पहाड़ों से अपने साथ बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और बाढ़ के कारण ये उत्तर भारत का मैदान काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। और ये नदियां कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। चलो ठीक है, यहां नदियां क्या करती हैं, विसर्प बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, नदियां विसर्प, सांप बनाती हैं, सांप तो जानते ही हो, नागन जो भी है। चलो ठीक है, तो यहां नदियां क्या करती है, विसर्प बनाती है और अपने मार्ग बदलती रहती है। नदियां हिमालय की हिमछादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती है। कहां से प्राप्त करती है बच्चों, हिमालय के हिमछादित का मतलब हिम यानी बर्फ वाले एरिया से क्या करती है, जल प्राप्त करती है और बहती है, हमेशा बहती रहती है। इनका बहाव कभी खत्म ही नहीं होता, पता है कभी भी इनका बहाव कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ये नदियां अपने विकास की युवावस्था में है। मतलब आप सभी को पता है हिमालय का निर्माण तो अभी अभी हुआ है, अभी हुआ है। अब यहाँ कुछ लोग सोचेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल, बच्चे यहाँ छोटा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ कि जो अभी अभी हुआ है। कहने का मतलब क्या, अभी अभी मेरा इट्स मीन कहने का मतलब है हजारों लाखों साल, मतलब हजारों करोड़ों साल लगे होंगे इसको बनने में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये युवा अवस्था में है। ठीक है, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि किस प्रकार से एक अन्य प्लेट क्या हो गई थी, इससे टकराकर हिमालय ऊंचा उठ गया और ये नीचे चली गई थी। जाके आप वीडियो देख लेना। चलो, ये नदियां अपने विकास की युवावस्था में हैं और अपने मार्ग में अपर्दन की क्रिया करती रहती हैं और डेल्टाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। इसीलिए तो कहते हैं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किसके द्वारा बना, गंगा नदी के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बहते हैं। अब भाई हिमालय अपवाह तंत्र तो हमने बात कर ली, लेकिन हिमालय अपवाह तंत्र में अगर नदियां हैं उनकी भी तो बात करनी है हमें। तो चलो, हिमालय अपवाह तंत्र की सबसे पहली नदी आती है बच्चों सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी, सिंधु इतिहास तो पढ़ा ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है।
सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है तो उसी से समझ लेना। चलो, सिंधु नदी तंत्र ये विश्व का सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। कहने का मतलब क्या है, ये विश्व के सबसे बड़ी नदियों में से क्या है बच्चों, एक है। अगर इसका क्षेत्रफल यानी सिंधु नदी का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई 2,880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई, बच्चों देखो ज्यादा तुम्हें याद करने का शौक ना चढ़े ना, तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी चीजें बताओ जो मैं चीजें जल्दी याद कर लूं, है ना। पेपर में तो आएगा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन तीनों में से एक तो आएगा। एक्चुअली एक मैं कहानी सुनाता, हुआ क्या था कि एक गंगा नदी की बात चल रही थी। तो हम जब 11th क्लास में थे, मैं था, रोशन था, आपके रोशन सर थे, हम सभी एक ही क्लास के थे। तो उस समय हमारे फर्स्ट टर्म में क्या हुआ था, मिड टर्म में ये पूछा गया कि गंगा नदी की विशेषताएं बताएं। तो बच्चों हुआ क्या कि गंगा नदी की विशेषता तो हमसे पूछी गई, हमने बता भी दी। तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था, उसने क्या लिखा कि गंगा नदी की विशेषता में ये बात बोली कि गंगा नदी हमारी माँ है, ठीक है, यहाँ जाते हैं तो लोग अपने पाप को धोते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसने क्या किया, लिख दिया। और जो हमारे सर थे उन्हें खूब सुनाया। तो इस तरीके से कोई हरकतें ना लिख के आओ। कई जने होते हैं ऊट पटांग चीजें आंसर लिख देते हैं, तो आंसर बेटा बेशक टू द पॉइंट आंसर लिखो, थोड़ा कम लिखो लेकिन जेन्युइन लिखो ना, लिखो तो सही बात। अब ये क्या है, ये कुछ धार्मिक क्रियाकलाप है, मतलब इस तरीके से नहीं बोलना, अच्छे से समझाना है। जैसे देखो अगर याद ना हो, जैसे पहले तो याद देखो, ये तो याद हो जाएगा सिंधु नदी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है, 2,880 किलोमीटर इसी कुल लंबाई है, ठीक है। भारत में जो है ये 1,114 किलोमीटर तक बहती है, याद हो जाए, ठीक है। नहीं हो रहा हटाओ, नहीं हो रहा हटाओ, ये याद करना है। 2,880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई, 2,880 किलोमीटर। भारत में ये हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। कौन सी नदी है बच्चों, सबसे पश्चिमी नदी। अब पश्चिमी नदी कैसे है, देखो बच्चों, ये निकलती है तिब्बत के चेमा युंगडुंग से निकलती है। ये निकलती हुई सीधा पाकिस्तान में जाएगी और पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाएगी। तो सिंधु नदी क्या है, भारत की सबसे पश्चिमी नदी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की सबसे पश्चिमी नदी की विशेषताएं बताए। तुम कहोगे यार सर ने तो सिंधु नदी की विशेषता बताई थी, तो पश्चिमी नदी की विशेषता अब मैं कैसे जज करूं। तुम कहोगे झेलम, चेनाब, रावी, ऐसा नहीं है। हमें क्या बताना है, सिंधु नदी की विशेषता बतानी है, ठीक है। तो याद रखना, भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ये तिब्बत के कैलाश पर्वत के चेमा युंग, सॉरी नहीं गलत हो गया बच्चों, इसका उद्गम स्थान तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के कैलाश पर्वत से, बोखर छू के नजदीक एक हिमनद से निकलती है। कहा, तिब्बत के बोखर छू के हिमनद से सिंधु नदी क्या होती है, निकलती है, ठीक है। और तिब्बत में से सिंगी खबान के नाम से, सिंगी खबान कौन सी नदी बच्चों, तिब्बत में इसे सिंगी खबान कहा जाता है या इसे शेर मुख के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, सिंधु नदी को, ठीक है। और सिंधु नदी बहुत ही सारी सहायक नदियां हैं, यानी सिंधु नदी की बहुत सारी क्या है, सहायक नदी। जैसे कौन कौन सी है, शोक, गिलगित, चास्कर, हुजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिक, द्रास, ठीक है बच्चों। ये सारी क्या है बच्चों, इसकी प्रमुख नदी है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है बच्चों, जब यहां से जाती है ना नदी, तो यहाँ क्या होती है, यहाँ मतलब कश्मीर में क्या होता है, एक काफी सुंदर एक कुंड बनाती है। क्या बनाती है, एक काफी सुंदर क्या बनाती है बच्चों, कुंड का निर्माण करती है, ठीक है। और सिंधु नदी की क्या है बच्चों, यहाँ सिंधु नदी की यहाँ क्या है, 5 सहायक नदी है। पहला झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो हुआ क्या बच्चों, 5 नदियां हैं। इसीलिए इसे पंजाब में पंचनंद के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम से पड़ा है, ठीक है बच्चों, यानी पंचनंद के नाम से पढ़ा है। तो मुझे यकीन है सिंधु नदी की विशेषता याद हो गई होगी। पहला आपको क्या बताना है, ये विश्व की सबसे लंबी द्रोणी, सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक था। दूसरा, सिंधु नदी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। तीसरा, हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। तीसरा बताओगे, चौथा आप बताओगे कि जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर में क्या करती है, गिलगित के आसपास क्या करती है, एक काफी सुंदर कुंड बनाती है। इसके साथ साथ इससे जो है तिब्बत में
शेरमुख या किस नाम से जाना जाता है, शेरमुख के नाम से या सिगी खबान के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है, बोखरचू, तिब्बत के बोखरचू से निकलती है, हिमनद से। ठीक है, इसकी प्रमुख नदियां कौन सी सहायक नदियां, शोक, गिलगित, जास्कर, हुजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिक, द्रास, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लेकिन मुख्य अगर बोला जाए तो मेन इसकी सहायक नदी केवल 5 ही हैं, रावी, व्यास, सतलुज, भूल गया मैं, झेलम, चेनाब। ठीक है, तो 5 नदियां हैं जिसे हम पंचनंद के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु नदी कहां जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। कर लोगे, नहीं हो रहा, चीजें दोबारा वीडियोस को देखो, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, विशेषता तो जरूर आने वाली है 5 नंबर में, इस चीज को याद रखना। चलो, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हो इस वीडियो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अब बात करिए सहायक, सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में, तो पहला बात कर लेते हैं झेलम के बारे में। किसके बारे में बच्चों, झेलम। तो पहला तो याद रखना, ये सिंधु नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है, यानी झेलम क्या है, सिंधु नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है। और इसका उद्गम स्थान कहां से निकलती है, कश्मीर घाटी के से निकलती है। ये कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग यानी पीर पंजाल के गिरिपथ से वैरीनाग, कहां से निकलती है, पीर पंजाल के वैरीनाग झरने से ये निकलती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इसे श्री नंगूर और वुल्लर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान में इसे झंग, एक जगह है जो झंग के पास, ये चेनाब से क्या होती है, मिल जाती है। झेलम नदी क्या करती है, झंग, पाकिस्तान में झंग के पास ये चेनाब से जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी से मिल जाती है, यानी झंग के पास मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखो यहां से है ना बच्चों, श्रीनगर से यहां से निकलती हुई यहां जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है चेनाब नदी। अब चेनाब आ जाओ, तो सिंधु की ये सबसे बड़ी नदी है, बड़ी और सहायक नदी है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है सिंधु की सबसे बड़ी और सहायक नदी कौन सी है बच्चों, चेनाब है। और चंद्रा और भांगा 2 सरिताओं में ये क्या होता है, मिलने से बनती है। ठीक है, कौन सी 2 नदी होती है बच्चों, चंद्रा और भांगा के मिलने से क्या बनती है, चेनाब बनती है। इसके साथ साथ ये सरिताएं क्या करते हैं, हिमालय प्रदेश से कैलांगू के निकट ताड़ी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभांगा भी के नाम से भी जाना जाता है। या आप कह सकते हो वैसे क्या बोला, चंद्रा और भांगा 2 मिलता है तो इसे चंद्रभांगा भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है चंद्रभांगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो चेनाब नदी को चंद्रभांगा के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखना आप। तो ये है चेनाब नदी की विशेषताएं। बच्चों थोड़ा सा इसको टफ होगा याद करना, लेकिन 1-2 बार आप याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं रावी नदी के बारे में। तो देखो ये सिंधु नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान क्या है, हिमालय के कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। कुल्लू मनाली सुना आप लोगों ना, तो कुल्लू मनाली के क्या है, कुल्लू की पहाड़ियों से रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग से निकलती है। और ये राज्य की चंबा घाटी में बहती है। कहाँ बैठती है बच्चों, ये है राज्य की चंबा घाटी में। पाकिस्तान में प्रवेश करने एवं सराय सिंधु के पास चेनाब नदी से मिलने से यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग यानी धौलाधार के बीच प्रदेश में बहती रहती है। धौलाधार जो प्रदेश है ना बच्चों, पाकिस्तान में जगह है धौलाधार प्रदेश, वहां ये नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, रावी नदी। तो ये है रावी नदी की विशेषताएं। चलो नेक्स्ट आ जाओ व्यास नदी, यानी ये सिंधु की एक और अन्य सहायक नदी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 4000 मीटर है। ठीक है, और ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है, रोहतांग के व्यास कुंड से जो व्यास नदी है निकलती है, इसीलिए से व्यास नदी। और ये कुल्लू घाटी से गुजरती हुई धौलाधर श्रेणी में क्या कहते हैं, काटती हुई और लारंगी गाज का निर्माण करती है। यहाँ एक गार्ज होता है बच्चों, मतलब जब प्रपात टाइप का होता है तो वहां लारंगी गाज का निर्माण करती है। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां इसे हरिक्के के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। यानी हरिक्के नदी भी है, हरिक्के बांध भी है, तो वहां से ये किसमें मिल जाती है, सतलुज नदी के पास मिल जाती है। सब एक ना किसी में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है सतलुज। आगे भाई सतलुज भी मिल गया। तो बच्चों ये नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर
मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? कॉमन सी बात है, कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है ना। और जहां इसे क्या कहते हैं? लांगचिन खब्बाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मानसरोवर में इसे किस नाम से? लांगचेन खनबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक की यात्रा संपन्न करती है। सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपण में एक गार्ज का क्या करती है? निर्माण, मतलब रोपण में एक गार्ज से निकलती है। रोपण क्या है? जगह है, ठीक है ना बच्चों। और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में शीप किला दर्रा है बच्चों। शीप किला दर्रे से होती हुई पंजाब के मैदान में क्या करती है? ये प्रवेश करती है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये भाखड़ा नागर परियोजना नहर का क्या है? एक तंत्र का पोषण करती है। जो भाखड़ा नागर परियोजना है उसका क्या है बच्चों? सतलुज नदी क्या है? एक उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये है सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चलो इसके बाद बात करते हैं गंगा नदी की विशेषता के बारे में कि आखिर गंगा नदी की विशेषता है क्या। दोबारा बता रहा हूं, गंगा नदी के बारे में ध्यान से समझना। पहला क्या बोल रखा है कि ये द्रोणी तथा जैसे मतलब गंगा नदी है वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से इसे काफी ज्यादा महत्व माना जाता है, ठीक है ना। और ये नदी कहां से निकलती है? तो ये बच्चों ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास गंगोत्री से निकलती है। याद रखना, गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती? उत्तराखंड के गंगोत्री से ये नदी निकलती है। इतना तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। हिमनद में क्या आते हैं? भागीरथी। और दो नदियां यानी देवप्रयाग और भागीरथी अलकनंदा, ठीक है ना, इनके मिलन से ये बाद में क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तीन नदी कौन सा बता बच्चों? देवप्रयाग में, यानी देवप्रयाग आपका इलाहाबाद है, ठीक है, वहां ये भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियों के मिलने से तभी ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है, अन्यथा इसे थोड़ा जाता है। और गंगा नदी बेसिकली क्या होता है बच्चों? हरिद्वार के मैदान में क्या करती है? प्रवेश करती है। जो उत्तराखंड का जगह है हरिद्वार, तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के दक्षिणी की ओर फिर से दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है और यह एक दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में बट जाती है। कौन सी बच्चों? भागीरथी और हुगली में क्या हो जाती है? बट जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है ना। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 नदियां आकर मिलती है। मतलब हिमालय से जो 12 नदियां होती है, 12 महीने जल होता है, वो नदियां इसमें आकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। समझ में आया? इसके साथ साथ यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके राइट किनारे में बहती है, ठीक है ना। और लेफ्ट तट पर क्या कौन सी सहायक नदियां कौन सी है? जैसे राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये क्या है बच्चों? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। याद नहीं हुआ तुम लोगों को? समझ में नहीं आया? चलो आसानी से समझा देते हैं। पहला तो याद करना कि गंगा नदी जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, सांस्कृतिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा याद कर लेना कि गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से क्या होती है? यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से गंगोत्री से क्या होती है? निकलती है, ठीक है ना। देवप्रयाग में कि हाँ बच्चों, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों के मिलने से क्या कहलाती है? गंगा के नाम से जाना जाती है। इसके साथ साथ बंगाल में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25 शॉर्ट में याद रखना 25 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। कौन सी नदी है? यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। और प्रमुख नदी याद रखना राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, बाकी सब फार्मूला है, कर लोगे। दोबारा बता रहा हूं बच्चों, क्या बताया मैंने? गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। दूसरा, गंगा नदी
एक सांस्कृतिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गंगा नदी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा यानी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से इसे गंगा बनती है। बंगाल में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये इसकी क्या है बच्चों? सहायक नदी है। नेक्स्ट कौन सी आ गई? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है बच्चों? तीसरी। हिमालय अपवाह तंत्र की तीसरी सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सा है बच्चों? क्या नाम है इसका? मैं भूल गया। ब्रह्मपुत्र। बच्चों क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी जो इसका है सबसे बड़ी नदी है। अब देखना इसके अंदर क्या क्या है। तो पहला तो आप याद ना, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ये। और ये कहां से निकलती है? मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग से निकलती है। यानी कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के जो मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग से निकलती है। ये दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना तय करती है बच्चों? 1200 किलोमीटर। इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। हिमालय के गिरि पद में इसे सीसंग और दीसंग के नाम से जाना जाता है हिमालय में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए ये क्या होती है? तट पर बहती प्रमुख सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? तो बच्चों सहायक नदी है दिबांग, सिकांग, लोहित। इसकी क्या है बच्चों? प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, और इसी के बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में जो जिस नाम से जानी जाती है बच्चों, दक्षिण पश्चिम में पहले इसे दिबांग, सिकांग, लोहित और बाद में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी है। कौन सा नदी बच्चों? तिस्ता के इसके दाहिने के किनारे बहती है, मिलती है। और इसके बाद ये यमुना कहलाती है। जमुना कौन सी नदी कहलाती है? जमुना नदी कहलाती है, याद रखना। तिब्बत में तिस्ता नदी के दाहिने से मिलने यानी बांग्लादेश में तिस्ता नदी के मिलने के बाद इसे जमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। अंत में ये नदी पद्मा के साथ यानी गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। यह नदी बाढ़ यानी मार्ग परिवर्तन, तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां क्या है बच्चों? काफी बड़ी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो काफी ज्यादा क्या है बच्चों? बड़ी हैं। क्या क्या बताया बच्चों? यानी ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का विश्व का सबसे बड़े नदियों में से एक है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कैलाश पर्वत के हिमनद के निकट चेमा युंगडुंग से निकलती है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये क्या करता है? दक्षिण तिब्बत के शुष्क मैदानों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। ठीक है, हिमालय के गिरिपद में इसे सीसंग और द्विसंग के नाम से जाना जाता है। निकलती है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए। इसके कौन सी 3 नदियां आती हैं? यानी दिबांग, सिकांग और लोहित मिलती है। और इसके बाद ये क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी के मिलने से क्या होता है? जमुना कहलाती है। और अंत में ये पद्मा यानी गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी बाढ़ के लिए जानी जाती है। ये नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। ये नदी मृदा या तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इस नदी की जो ज्यादातर सहायक नदियां यानी ब्रह्मपुत्र नदी की जो ज्यादातर सहायक नदियां हैं वो काफी आकार में बड़ी हैं। तो ये है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं। चलो ठीक है, अब हमने तो तीनों के बारे में बात कर लिया, यानी हिमालय अपवाह तंत्र की तीनों महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो मैंने आपको बताया, चलो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पहला इसकी विशेषता समझते हैं। देखो बच्चों, ये नदियां क्या होती हैं? पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बह जाती हैं। देखो बच्चों, यहाँ से जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? पश्चिम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यानी ईस्ट क्षेत्र से निकलती हैं और जाकर कहाँ आती है? पश्चिम में जाकर गिर जाती हैं। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। यह अपवाह तंत्र काफी ज्यादा पुराना है। मतलब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या है? बहुत ज्यादा पुराना है। और प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है? सुनिश्चित मार्ग पर बहती हैं
और ये विसर्प नहीं बनाती। मतलब प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, इनका एक निश्चित मार्ग होता है और हिमालय नदियों का नहीं होता निश्चित मार्ग, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों का निश्चित मार्ग होता है और वो अपने मार्ग पर ही क्या होती हैं, बहती हैं। ये नदियां वर्षा पर निर्भर नहीं होती, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होती हैं, सूख जाती हैं। मतलब इस पे क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो नदियां जो होती है ना, ये केवल वर्षा पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है, वर्षा पर ही निर्भर है, डिपेंड पूरी तरीके से वर्षा पर ही है। क्यों वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि भैया प्रायद्वीपीय पठार में तो क्या नहीं है, बर्फ तो है नहीं, तो नदियों को पानी कहाँ से मिलेगा, वर्षा से। अब बारिश तो 12 महीने होती नहीं है, तो कुछ महीने क्या होता है, नदियों में लबालब पानी होता है और गर्मियों में या शुष्क ऋतु में नदियां सूख जाती हैं, कई बार ये विलुप्त भी हो जाती हैं। ठीक है, ये नदियां अपने विकास की पूर्णावस्था में है, यानी बूढ़ी अवस्था में है, और यहाँ घाटियां चौड़ी और उथली पुथली है। नर्मदा तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम में बहती है। कौन सी नदियां बच्चों, नर्मदा और तापी नदी जाके अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सी है, महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, और ये सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी, गोदावरी, 1465 किलोमीटर। ठीक है ना, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये है किसकी बच्चों, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की विशेषताएं। क्या बताया मैंने पहले आपको प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, कि ये अपवाद तंत्र क्या है, पश्चिमी घाट से प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये काफी पुराना अपवाद तंत्र है और यहाँ नदियों का मार्ग क्या होता है, सुनिश्चित होता है, ये निश्चित मार्ग पर ये चलती हैं और ये विसर्प नहीं बताती। यहाँ जो नदियां होती हैं ये वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए गर्मियों में ये नदियां क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती है। गर्मियों में नदियां क्या हो जाती है बच्चों, लुप्त, और ये अपने विकास की पूर्णावस्था में है और इनकी चौड़ाई, इन घाटियों की चौड़ाई ज्यादा होती है, उथली पुथली होती है। नर्मदा और तापी को छोड़कर सारी की सारी नदियां क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र प्रमुख कौन सी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं। गोदावरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा क्या है बच्चों, बड़ी नदी मानी जाती है। तो ये है बच्चों किसका, प्रायद्वीपीय नदियों का, जो यानी प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो इसके बाद चलो आगे बढ़े। अब हिमालय अपवाद तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, की आखिर कौन कौन सी इसकी प्रमुख नदी है। ठीक है, चलो तो पहले बात कर लेते हैं महानदी के बारे में। चलो महानदी सबसे बड़ी बात कर, चलो इसी की बात कर लेते हैं। चलो तो पहले बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, की महानदी। तो बात करते हैं आखिर महानदी निकलती कहाँ से है। तो देखो महानदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास एक उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, विसर्जित कर देती है। यानी ये क्या करती है बच्चों, छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहवासा से। दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, ये देखो सिहवासा से निकल रही है और सिहवासा से निकलती हुई उड़ीसा में चली जाती है और उड़ीसा में जाते हुए कहाँ चली जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहवासा से क्या होती है, ये नदी निकलती है। और कहां जाकर गिरती है, तो ये गिरती है बच्चों बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर। तो 51 किलोमीटर की कुल लंबाई है और इसके निचले मार्ग में क्या है, 900 चालन होता है। 9 चालन का मतलब क्या, नाव चलाई जाती है। इसका अपवाद द्रोणी 53% भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 47% भाग क्या है, उड़ीसा में विसर्जित है। मतलब क्या है, इसका जो अपवाद द्रोणी का जो जल है ना बच्चों, 53% भाग कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना है, 47% और उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो ये है महानदी की विशेषताएं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गोदावरी नदी। कौन सी नदी बच्चों, गोदावरी। तो देखो बच्चों, गोदावरी नदी है, पहला तो याद ना, इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, और दक्षिणी यानी दूसरे नंबर पे कौन सा है, गोदावरी। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। और ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक
जिले के बंगाल के मतलब महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है बच्चों, गिर जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन, इसकी सहायक नदियां जो होती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ से हुई आती हैं नदियां और इस तरीके से आके बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है बच्चों, गिर जाती है। ठीक है, और इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। और इसकी मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे गोदावरी नदी जो होती है बच्चों, गोदावरी नदी की मुख्य नदी कौन कौन सी है, जैसे पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ये क्या है बच्चों, गोदावरी नदी की प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसका डेल्टा के भाग में नौचालन भी संभव होता है। यानी जो डेल्टा है ना बच्चों, ये जो गोदावरी नदी जो डेल्टा बनाती है तो यहाँ नौचालन भी किया जाता है। याद रहेगा, गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ठीक है बच्चों, और ये डेल्टा का काफी प्रदेश बड़ा बनाता है तो इसमें क्या होता है, नौचालन भी किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कृष्णा नदी के बारे में। तो बच्चों कृष्णा नदी जो है आपको दिख रहा होगा, कृष्णा रिवर, तो ये क्या है, सह्याद्री महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। यानी ये महाराष्ट्र के मुंबई के सह्याद्री महाबलेश्वर से क्या होती है, निकलती हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है कोयना, तुंगभद्रा, सुना होगा आप लोगों ने, और भीमा। तुंगभद्रा नदी के बारे में सुना होगा या सुन भी लोगे, विजयनगर साम्राज्य है तो उसमें तुंगभद्रा नदी के बारे में सुना होगा। तो कृष्णा नदी सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है। ठीक है, और ये जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र से करती है, 44% कर्नाटक से, 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से करती है जल ग्रहण। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ये क्या होती है, बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कावेरी नदी। अब कौन सी नदी है बच्चों, कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोंगाडू जिले में, कुगाडू क्या है, क्या है बच्चों, कुगाडू यानी जिले से, ब्रह्मगिरी से, पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर, आसान है। सहायक नदी कौन कौन सी, कामिनी, भवानी, अमरावती। ठीक है ना, ये सारी इसकी क्या है बच्चों, सहायक नदियां हैं। और ये जो नदियां हैं केरल से 3%, कर्नाटक से 41%, 56% तमिलनाडु से नदियां जल ग्रहण करती हैं। और ये नदी लगभग सारा साल यानी वर्ष भर क्या होती हैं, बहती रहती हैं, क्योंकि जल की मात्रा इन्हें ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ये होती है बच्चों कावेरी नदी की विशेषताएं। ठीक है, अब बात करते हैं नर्मदा नदी कि आखिर नर्मदा नदी अब क्या है। नर्मदा नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये क्या है बच्चों, अमरकटक से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों, ये नदी अमरकटक से निकलती है। अमरकटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और सरदार सरोवर परियोजना इसी पर बनाई गई है। जो सरदार सरोवर बांध जो है ना बच्चों, वो नर्मदा नदी के ऊपर भी बनाया गया। इसका विरोध भी तो हुआ था। दक्षिण में ये सतपुड़ा, उत्तर में ये विंध्याचल और श्रेणियों के बीच ये भ्रंश घाटियों से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत गार्ज का निर्माण करती है। और ये जबलपुर के पास क्या होती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भड़ोच के दक्षिण में मतलब बहती हुई कहाँ जाती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी पश्चिम बंगाल में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में नहीं, बल्कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये होती है बच्चों नर्मदा नदी की विशेषताएं। इस प्रकार से ये नदियों की क्या मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से जो नर्मदा नदी है वो जाकर अरब सागर में गिर
जाती है। ये है बच्चों नर्मदा नदी की विशेषताएं। तो इस तरीके से देखो, ये भी थोड़ा हमें जोर देना है कि पेपर में काफी बार ये भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है मुझे समझ में आप लोगों को आ गया होगा। सरदार सरोवर परियोजना इसी पर बनाई गई है। कुल लंबाई 1057 मीटर है। सॉरी नहीं, इसकी कुल लंबाई 57 नहीं है, मतलब इतने मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है, बहती है। इसके साथ साथ ये अलग अलग क्षेत्रों से क्या करती है, मतलब जल प्राप्त भी करती है, जो नर्मदा नदी है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्रमुख नदी द्रोणी, ठीक है ना, प्रमुख नदी द्रोणी। इसके ये मतलब कौन सी है, जिसमें रहता है इनका जो अपवाह क्षेत्र होता है, मतलब अपवाह क्षेत्र का मतलब कितना एरिया क्या होती है कवर करती है नदियां। तो प्रमुख नदी द्रोणी में क्या होता है, इनका अपवाह क्षेत्र यानी 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये क्या करती है, मतलब कवर करती है। और इसमें कितनी 14 नदियां आती हैं बच्चों, कितनी नदियां आती हैं 14, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी। तो ये सारी नदियां क्या होती है प्रमुख नदी द्रोणियों में गिना जाता है, क्योंकि ये 2000 यानी 20,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करती है। दूसरा आता है मध्यम नदी द्रोणी, ठीक है बच्चों, जिनका अपवाह क्षेत्र कितना है 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में होता है। इसमें 44 नदियां आती हैं। कितनी नदियां आती है बच्चों, 44 नदियां होती हैं, जो 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया कवर करती है सारी नदियां। तीसरा आता है लघु, लघु का मतलब छोटा, जिनका अपवाह द्रोणी 2000 वर्ग किलोमीटर से क्या होता है बच्चों, कम होता है। और इसमें निम्न वर्षा के क्षेत्र शामिल होते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है ना, तो नदियां भी क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय नदियां। और कई बार ये नदियां क्या होती है बच्चों, लुप्त भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो याद रखना बच्चों, जल संभर का मतलब क्या होता है, यानी पानी को मतलब कितना एरिया में क्या नाम है कवर करती है ये, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नदियों की उपयोगिता, कि भाई नदियों का आखिर महत्व क्या है, कोई महत्व है। तो हाँ ऑफ कोर्स नदियों का महत्व तो है। तो नदियों का क्या महत्व है, पहला सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। गांव में जाओगे तो ज्यादातर नदियों का ही पानी यूज किया जाता है, ठीक है। यानी भारतीय नदियों के जल का सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। भारतीय नदियां जो होती हैं वो हर साल कितना 1,67,753 करोड़ घन मीटर जल क्या करती है, बहाती है, जिसमें से करीबन 55,517 करोड़ घन मीटर अर्थात वार्षिक जो प्रवाह कितना है 33% सिंचाई के लिए उपयोग होता है। सारी बात छोड़ो, याद करना है क्या, याद करो कि नदियां जो होती हैं, नदियों का जल का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि में होता है। कितना प्रतिशत भैया, 33% यूज होता है पूरे जल का। कितना प्रतिशत, 33%। दूसरा जल शक्ति के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, जल शक्ति। जैसे उत्तरी हिमालय, पश्चिमी में विंध्याचल, सतपुड़ा की पर्वत अरावली, और पूर्व में मैकाल, छोटा नागपुर, उत्तर में मेघालय के पठार और पूर्वांचल और दक्कन के पठार, पश्चिम में पूर्वी घाट के बड़े क्षेत्र, ठीक है। यहाँ क्या होता है, बड़े पैमाने पर जल शक्ति की संभावनाएं हैं। और देश में इन नदियों में 60% कार्य क्षमता के आधार पर लगभग 4.1 करोड़ किलोवाट जल शक्ति उत्पादन किया जा सकता है। अगर इनका यूज किया है ना, तो बच्चों काफी बड़े स्तर पर हम लोग 4.1 करोड़ किलोवाट हम लोग बिजली बना सकते हैं, अगर जल शक्ति का काफी बड़े स्तर पर उपयोग किया जाए। और जल शक्ति की जो संभावनाएं सबसे ज्यादा कहां है, मैंने अभी आपको बताया ना, उत्तरी हिमालय, पश्चिम विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पूर्वा मैकाल, छोटा नागपुर, ठीक है, पूर्वांचल, मेघालय, ठीक है, दक्कन ट्रैप, इन सभी क्षेत्रों में जल शक्ति की तो भरमार है। जल शक्ति बहुत ज्यादा हम बना सकते हैं। इसके साथ साथ जल मार्ग, यानी देश का जो उत्तर पूर्व में गंगा, ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा महानदी, आंध्र प्रदेश में जैसे आपको गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, गुजरात में आपका नर्मदा हो गया, तापी हो गई। इन राज्यों में क्या होता है, झीलों और ज्वारीय निवेशिकाओं से देश का प्रमुख उपयोग जलमार्ग है। देश में लगभग 10,600 किलोमीटर लंबे
नौगम्य जलमार्ग, नौगम्य का मतलब क्या होता है, नाव के द्वारा, मतलब इन नदियों से क्या होता है, नाव के द्वारा क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। इसमें 2480 किलोमीटर लंबी नौगम्य स्टीमर या बड़ी नावें इसमें शामिल है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ साथ 3920 किलोमीटर लंबी नौगम्य नदियों में माध्यम से आकर देसी नावें जो होती है, यानी देश की जो नावें हैं, ठीक है, और 4200 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहरें जो हैं वो इसमें शामिल की गई है। जैसे कृष्णा, नर्मदा, तापी केवल मुहाने के निकट ही नौगम्य है। मतलब नौगम्य का मतलब क्या होता है, नाव के माध्यम से क्या किया जाता है, इन नदियों से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। ठीक है, हमारे भारत में क्या है, अगर परिवहन के 3 साधन है, जल, स्थल, वायु, तो स्थल में कौन सा आता है, नौगम्य, नदियों के माध्यम से होने वाले, तो नौगम्य आता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, हमारी उपयोगिता है नदियों की। अब बात करते हैं कि नदियों से यानी जल उपयोग से जुड़ी मुख्य समस्याएं, यानी जल का ज्यादातर प्रयोग करने से कौन कौन सी समस्या हो रही हैं। ठीक है, इस चीज को हमें भी याद रखना है और प्रेजेंट टाइम में भी काफी ज्यादा हमें याद रखना है। ठीक, देखो नदी जल उपयोग से जुड़ी मुख्य समस्याएं अलग अलग है। जैसे पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्ध ना होना, क्या बहुत सारे, अभी आपको पता नहीं होगा, भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां लोगों को स्वच्छ जल पानी नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। वहां के जो बच्चे होते हैं अनेक बीमारियों से लिप्त होते जा रहे हैं स्वच्छ जल ना मिल पाने के कारण। दूसरा है नदी जल प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है वो बढ़ रहा है। आपने देखा होगा नदी, जो गंगा नदी है काफी ज्यादा, देखो काफी ज्यादा प्रदूषित हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं ना, देखो बच्चों, अगर हमारे धर्म को अगर जोड़ा गया है, धर्म को अगर नदी से जोड़ा गया है तो कोई ना कोई रीजन था। प्राचीन काल में क्या होता था, नदियों को, मुझे जितना लगता है कि नदियों को इतना महत्व सांस्कृतिक इसलिए दिया गया होगा ताकि लोग भविष्य में इसको प्रदूषित ना करें। ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा स्वच्छ भी थी नदियां, ठीक है ना। लेकिन आज वर्तमान टाइम में हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति की दृष्टि से या धर्म की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि अगरबत्ती धुआं, जितना सारा कूड़ा कचरा हम नदियों में फेंक देते हैं, हम कहते हैं हमारा पाप तो धुल गया। लेकिन आप ये तो देखो, नदियां तो हमारी बहुत ज्यादा गंदी हो गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कॉमन सी बात है, क्या कोई व्यक्ति अपनी माँ को गंदा करेगा? हम गंगा नदी है, गंगा नदी को माँ कहते हैं, तो कोई माँ को कोई गंदा करेगा है? लेकिन आजकल के टाइम पे लोग क्या करते, इतना ज्यादा प्रदूषण करते जा रहे हैं नदियों में कि पूछो मत। ठीक है, कई आपने अपने शहरों में देखा होगा, कई बार शहरों में होता क्या है कि जो उद्योग होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, तो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जो केमिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो नदियों में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं बच्चों, मर जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी हरिद्वार अगर जाओ तो किसी प्रकार का पोल्यूशन या प्रदूषण तो ना ही फैलाओ। जा रहे हो यार, एंजॉय करो, ठीक है ना। तो नदी जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी जल में भारी मात्रा में गाद और मिट्टी का क्या होता है, बढ़ती जा रही है। जल प्रवाह में क्या होता है, ऋतुवत परिवर्तनशीलता आ रही है। जल के बहाव में हर साल क्या हो रही है, कमी आ रही है। राज्यों के बीच क्या हो रहा है, नदियों के लेकर क्या है, विवाद चल रहा है। जैसे आपने साउथ में देखा होगा, जैसे हमारे भारत में है, भारत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच किस नदी, सिंधु नदी जल विवाद चलता है। आप केरल और कर्नाटक में चले जाओ, वहां भी नदियों को लेकर, कावेरी नदी को आई थिंक लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, तो राज्यों के बीच नदी को लेकर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। मानव बचाव के कारण क्या होते हैं, नदी वाहिकाओं में क्या सिकुड़ना, यानी लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। तो कॉमन सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या रहेगी कहाँ, नदियों वाले क्षेत्रों में मैदानी कर देंगे और धीरे धीरे नदियां क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सिकुड़ती जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं बच्चों, वर्तमान में सारी चीजें विद्यमान होती जा रही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नदियां प्रदूषित हो क्यों रही हैं भाई, रीजन क्या है। ठीक है, तो औद्योगिक प्रदूषण, यानी पहला क्या है बच्चों, औद्योगिक कूड़ा, मैंने ये बताया ना, कचरा और घरेलू क्रियाकलापों से निकलने वाले जो अपशिष्ट, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो गंदे नालों द्वारा बहकर कहाँ चले जाते हैं, नदियों में लाया जाता है। और बहुत से शमशान घाटों में क्या होता है, नदी किनारे लोग कई बार क्या करते हैं, मृत शरीरों को, उनके अवशेषों को नदियों में ही क्या कर देते हैं, बहा देते हैं। ऐसे ही मुझे ना एक और घटना याद आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मेरे दोस्त के नाना की डेथ हो गई थी, तो उस समय गए थे हम लोग कानपुर। तो कानपुर के दौरान क्या हुआ कि मैंने वहां देखा, लेकिन आपको देख रहे हो ना कि बड़े लोग हैं तो मैं कैसे बोल दूं। तो वहां गए तो उनके नाना की डेथ हो चुकी थी। डेथ होने के बाद क्या था कि कानपुर की साइड ना, वहां से नदी जाती, गंगा नदी, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उसी के बगल में साइड में ना बॉडी को जला रहे थे, मैं भी था। तो बॉडी को जलाया, तो भाई जला रहे तो प्रॉपर जलने दो। उन्होंने क्या किया,
उस बॉडी को आधा ही जलने दिया और आधा नहीं जली थी बॉडी, तो आधा नहीं जली तो उसको क्या किया, एक वो मतलब कोई कपड़ा था उसमें बॉडी को बांध लिया और बांध के क्या करें उन्होंने नदी में फेंक दिया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ यार। इस तरीके से बच्चों क्या हो रहा है, लगातार प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से गंगा मतलब गंगा नदी के आसपास जो शमशान घाट होते हैं ना, लोग बहुत सारे ऐसा ही करते हैं, मृत शरीरों को क्या करते थे नदी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण नदियां क्या होती है लगातार प्रदूषित होती जाती हैं। जबकि ये मैंने खुद अपनी घटना मैंने सामने देखी थी। अब मैं कैसे विरोध करता, क्योंकि मैं दोस्त के साथ गया था। अगर मेरे घर में कोई होता ना तो मैं जरूर बोलता कि यार ये क्या हो रहा है, तो गलत है, लेकिन उसके साथ क्या मैं बोलूं, ठीक है ना बच्चों। कुछ त्योहारों पर क्या होता है, फूल या मूर्तियों को नदियों में क्या कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। और बड़े पैमाने पर क्या होता है, स्नान और कपड़े होते हैं जो धुलाई से भी क्या होता है नदी प्रदूषित होता है। गाँव में जाएंगे, नदी गंगा नदी के किनारे गए, धै कपड़ा निचोड़ निचोड़ के पूरा खत्म कर दिया और नदियों में प्रदूषण, खुद का प्रदूषण अपना साफ कर लिया और जाके नदी को प्रदूषित कर लिया। तो बच्चों ये चीजें बहुत ज्यादा गलत होती हैं, नदियों के प्रदूषण की मात्रा को लगातार क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक था और मेरा उम्मीद है बच्चों, देखो जब मैंने चैप्टर शुरू किया था मैंने सोचा था कि बताऊं, देखो बच्चों जितना हो सके नदियों को, पर्यावरण को जितना आप स्वच्छ रखोगे उतना ही हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ी है, ठीक है, वो उतना ही क्या होगा, उतना ही बेहतर जीवन पाएगी। हम लोगों ने तो क्या किया, हमारे मतलब जो पिछड़ी जो चली गई पीढ़ी है हमारे लिए तो एक बेहतर भविष्य देके गए हैं। तो हमारा भी ये उद्देश्य है कि हम भी क्या करें, अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य, बेहतर पर्यावरण, बेहतर पारिस्थितिक संतुलन क्या करें, उन्हें उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो मैं चैप्टर आपका यहीं तक था बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।